नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करते हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की, अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की। दोस्तों, आज सबसे पहले हम जो मुख्य खबर लेने जा रहे हैं दोस्तों, वो फसल बीमा क्लेम को लेकर ही है, क्योंकि कल भी हमने जो समीक्षा की थी, लेकिन आज उसमें बड़ा अचीवमेंट ये आया कि दो बड़े नेताओं ने किसानों के नेतृत्व में आज उपखंड कार्यालय को ज्ञापन दिया है इसी फसल बीमा क्लेम को लेकर। जो क्लेम 2021 का रबी फसल का अभी हाल ही में आया है दोस्तों, उसको लेकर क्या है सामंजस्य की स्थिति बनी है। क्या ये क्रॉप कटिंग आधारित बीमा क्लेम नहीं था? क्या ये सारा का सारा स्टेलाइट आधारित बीमा क्लेम है? दोस्तों, इसको लेकर हम विस्तार से अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बजरंग सारण ने आज किसानों के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा उपखंड कार्यालय में, और ज्ञापन सौंपते हुए एसडीएम महोदया को स्पष्ट कहा कि अगर जल्दी हमारी मांगे पूरी नहीं मानी गई तो 24 जनवरी को हम डुंगराना में चक्का जाम करने वाले हैं। तो ये क्या थी मांगे दोस्तों? कुछ मांगे इस प्रकार थी कि जो पूर्व में 45 दिनों तक डुंगराना में बजरंग सारण ने जब धरना प्रदर्शन किया था तो उनको लगभग 15 दिसंबर का समय मिला था, और जो बातें हुई थी उसमें जो चीज़ें तय की गई थी वो क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम था। तो क्रॉप कटिंग आधारित बीमा क्लेम का आश्वासन जो प्रशासन से मिला था, तो स्टेलाइट आधारित बीमा क्लेम कैसे आया है? और वर्तमान में जो आज ज्ञापन सौंपा गया था दोस्तों, उसमें भी साफ लिखा है कि क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम मिला है और ये किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा धोखा किया है। और स्पष्ट रूप से बजरंग सारण ने आरोप लगाया स्थानीय विधायक पर बीमा कंपनी के साथ मिली भगती करने का। तो दोस्तों, क्या है इसमें सच्चाई? 1-2 दिन में जैसे ही इसकी सूची आती है पंचायतवार स्थिति क्लियर होगी। 1-2 दिन तक इसी प्रकार से असमंजस की स्थिति हालांकि बनी रहेगी, लेकिन जो बजरंग सहारण की आज मांग थी वो फसल जो बीमा क्लेम में गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर ही थी, और जो खरीफ फसल में स्टेलाइट आधारित बीमा क्लेम जारी हुआ है उसके लिए आक्रोश था। और नारेबाजी करते हुए राजस्थान सरकार के खिलाफ, स्थानीय विधायक के खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया। और जिनका फसल बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया है, जिनकी लड़ाई अब तक बजरंग सारण या भाजपा ने 62 दिन धरना लगाया वो लड़ी जा रही थी, वो दोस्तों पटवार मंडल में गलत अगर कोई आंकड़े चढ़े हैं, या बैंक की गलती है, या फिर आधार में कोई करेक्शन है, या फिर अन्य कमियों की वजह से जिन लोगों के बीमा क्लेम को रोका गया है, वो आखिर कब आएगा? इसकी भी इसको लेकर भी लड़ाइयाँ अभी तक लड़ी जा रही है। और प्रशासन का जो आश्वासन था उस आधार पर क्यों फसल बीमा क्लेम नहीं दिया गया? क्रॉप कटिंग आधारित क्यों नहीं दिया गया? स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम क्यों दिया गया? यही मांग की जा रही है। तो क्या आखिर इसको लेकर स्थितियां क्लियर होगी? क्या वर्तमान में विधायक महोदय इसको लेकर अपनी फेसबुक बाल से या फिर लाइव आकर इसको लेकर स्थिति को क्लियर करेंगे? क्योंकि किसान नाराज है दोस्तों। खरीफ का फसल बीमा क्लेम आया है, पूरा अभी नहीं आया। पूरे जिले का जब बताया था 266 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम आया, 83,16,137 रुपए का जो बीमा क्लेम आया था, वो 7,75,554 पॉलिसियों का पूरे जिले का बीमा क्लेम था। इसका अलग अलग भी हमारी नज़रें बनी हुई है दोस्तों। इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट हम 1-2 दिन में पेश करेंगे, जैसे ही सारी स्थितियां क्लियर इसमें हो जाती है। लेकिन अभी नेताओं का, किसानों का आक्रोश चल रहा है, और नेताओं के नेतृत्व में जो ज्ञापन वगैरह दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी बारीकी से हमारी नज़रें हैं। तो कुल मिला के दोस्तों स्थितियां ये है कि 24 जनवरी को यहाँ धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी एक बार बजरंग सारण की तरफ से दी गई है, और एसपी सिंह द्वारा भी दोस्तों इसी को लेकर ज्ञापन दिया गया। किसानों की मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। हम बात करें दोस्तों रबी फसल बीमा क्लेम की, जो 101 करोड़ का लगभग 13 दिसंबर को रबी का 2020-21 का जो बीमा क्लेम आया था,
लगभग 49,475 किसानों का ये फसल बीमा क्लेम किया हुआ जो राशि थी 101 करोड़ की आई थी। और अब तक की बात करें तो दोस्तों लगभग 66,474 किसानों के फसल बीमा क्लेम को अभी जारी किया गया है। रबी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। लेकिन 1,61,557 किसानों का फसल बीमा क्लेम रबी का बाकी है। वो 95,000 का बकाया किसानों का फसल बीमा क्लेम कब मिलेगा? तो जिले में स्थितियां बड़ी विकट है, विकराल है दोस्तों। किसान परेशान है। और वर्तमान में ही अगर देखा जाए तो बरसात नहीं हो रही है दोस्तों। मावठ, चने की फसलों में मावठ नहीं हो रही है। और अभी तक जो ओस, जो कोहरा छाया हुआ है, जो धुंध चल रही है दोस्तों, उससे ही कुछ आस और उम्मीद किसान बांधे बैठे हैं। लेकिन बरसात नहीं हो पा रही है। इसको लेकर भी ये फसल भी अब खराब होने की कगार पर पहुंच गई है दोस्तों। तो किसान जो देश का अन्नदाता है, उसको कितने नाको चने चबाने पड़ते हैं दोस्तों। अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करके जो अनाज पैदा करके पूरे देश का पेट पालने वाले ये किसान है, उन किसानों को कितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। समय पर उनको यूरिया, डीएपी आदि खाद वगैरह नहीं मिलती है, बीज उनको समय पर नहीं मिल पाता है। और उसके बाद में दोस्तों कभी अंधड़, कभी बरसात, कभी ओलावृष्टि, कभी पाला मारने की स्थिति, तो कभी दोस्तों बरसात नहीं होने से फसलें बर्बाद, चौपट। तो इस प्रकार की दोस्तों प्राकृतिक मार से भी किसान बार बार जूझता है। लेकिन फिर भी ये जो बीमा कंपनियां हैं वो किस नेताओं के साथ मिली भगती करती है, या अधिकारियों के साथ मिली भगती करती है, या फिर कोई सरकार की किसी कमियों का फायदा उठाकर दोस्तों किसानों का फसल बीमा क्लेम रोकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो दोस्तों आज जो पूरे राजस्थान में एक खबर सुर्खियां बनी है, वो एसीबी के कार्यवाहक जो डीजी थे दोस्तों, हिम्मत प्रिय दसी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक 2014 के एक फैसले का दोस्तों हवाला देते हुए और रिश्वत केसों में दोष सिद्ध नहीं होने तक उन आरोपियों के नाम व फोटो सार्वजनिक नहीं करने का जो हवाला दिया गया, बात कही गई दोस्तों, इसको लेकर बवाल मचा है। तो भ्रष्टाचार का एक प्रकार से सरकारी पक्ष ले गया। अशोक गहलोत साहब का भी बयान इसमें दोस्तों इसमें आया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। एसीबी की, किसी भी एसीबी की कार्रवाई कहीं भी किसी भी अधिकारी के यहाँ जब होती है तो उससे पहले सत्यापन किया जाता है। जो पीड़ित पक्ष है वो पीड़ित पक्ष पहले तो उस पार्टी के साथ दोस्तों जिससे वो पीड़ित है, अधिकारी के साथ बहुत मान मनुहार करता है। और उसके बाद में जब वो उसके ये सहनीय स्थिति से अधिक ऊपर उठ जाती है ये चीज़, और उसकी सहन शक्ति से जब बाहर चला जाता है, तो फिर वो ऐसे एसीपी आदि अधिकारियों का, संस्थाओं का सहारा लेता है। और उसके बाद में इन संस्थाओं द्वारा भी दोस्तों पूरी तरह से सत्यापन करवाई जाती है ये बात, चाहे वो फ़ोन से करवाए या किसी भी प्रकार से सत्यापन करवाए। उस अधिकारी के मुख से जब ये चीज़ें निकलती है, हाँ ये रकम आपको इस काम के एवज में देनी पड़ेगी, तब फिर एसीबी दोस्तों वो अपने रुपए जो कि एक सिस्टम के तहत होते हैं, वो जब उनको हाथ लगाया जाता है तो हाथ धुलाने पर उनके हाथ रंगीन होते हैं, तो वो पैसे उस पार्टी को, उस पीड़ित को दिए जाते हैं और वो पैसे फिर वो अधिकारी को देता है। तो क्या कमी रहेगी दोस्तों इसमें? भ्रष्टाचार नहीं होने वाली, इसमें दोष साबित दोस्तों मुकदमा चलता है, ये एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन एसीबी के अधिकारी भी इस चीज़ को सत्यापन करके वहाँ तक पहुँचते हैं, और उन चीज़ों को उजागर नहीं करना तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार का फेवर करना है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। ये सरकार ही कहीं ना कहीं इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की पक्ष कर रही है। और वर्तमान में फसल बीमा क्लेम को लेकर कंपनियां क्यों किसानों के फसल बीमा क्लेम को बार बार रोक रही है?
ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। शुरुआत में आपको याद होगा जब प्रारंभ में फसल बीमा क्लेम भादरा में बड़ी संख्या में आया था, तो हमारे विधायक महोदय ने फेसबुक वाल से और लाइव आकर और अपनी अनेक मीटिंगों से संबोधित करते हुए दोस्तों इसको बहुत जोर शोर से बुनाया था कि पूरे राजस्थान में भादरा में सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम आ रहा है। लेकिन अब इन चीज़ों पर हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय स्थितियां क्लियर क्यों नहीं करते कि ये जो स्टेलाइट और क्रॉप कटिंग आधारित ये जो पेज है, उस पेज पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। कितनी बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के किसानों का बीमा क्लेम आया है। क्योंकि बलवान पूनिया की बात करें तो वो भादरा विधानसभा की बात करेंगे, वो नौर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की बात क्यों करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने उनको चुना है भादरा विधानसभा की जनता ने, और भादरा विधानसभा के किसान ही उनसे आस करेंगे। तो उन किसानों की आस को वो कब पूरा करेंगे, उनकी बात वो कब करेंगे। जिले की बात वो करते हैं, जब भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी तक को गालियां देते हैं, अडानी अंबानी तक की बातें करते हैं, लेकिन क्षेत्र के किसानों पर स्थितियां स्पष्ट नहीं करते। दोस्तों ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। अब जागरूकता लोगों में बढ़ी है, किसान भी जागरूक है, अपने हक का बीमा क्लेम वो लेकर रहने वाले हैं। और उनके नेतृत्व में जो अन्य नेता है विपक्ष की भूमिका निभाने वाले, चाहे वो भाजपा हो जिन्होंने 62 दिन तक धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के आगे दिया था और सफलतापूर्वक वो बीमा क्लेम लेकर उठे, धरना भी उठाया गया। जो रवि का फसल बीमा क्लेम मिला था 30 तारीख को शुक्रवार को जो जारी हुआ था, और शुक्रवार तक का ही आदेश था, और 45 दिन तक बजरंग सारण ने दोस्तों जो डुमराना गांव में जो धरना लगाया था, उसके बाद में उनको आश्वासन मिला था। स्वयं विधायक ने जयपुर में धरना लगाया था इसको लेकर। बेशक उन्होंने भादरा में धरना नहीं लगाया, लेकिन विधायक महोदय ने जयपुर में धरना लगाया, उनको भी आश्वासन मिला था। आखिर इन चीज़ों पर वो क्लियर स्थिति को क्यों नहीं कर पाते हैं, वो मुद्दे की बात क्यों नहीं बोल पाते हैं, वो विपक्ष के शब्दों पर जो जोर से बोलकर आखिर जवाब देने की नीतियों से क्या वो सबक लेंगे, क्या वो आराम के साथ क्षेत्र की जनता के साथ पूरी इत्मीनान से शांति से उनको समझाकर आगे बढ़ेंगे, अपनी राजनीति को जारी रखेंगे, विकास कार्य की जो अपनी यात्रा है उनको आगे जारी रखेंगे। दोस्तों वो कहीं ना कहीं अगर बात कर लेते हैं शंकर भाकर की, शंकर भाकर का लगभग, क्योंकि कुमार समाज पर टिप्पणी के बाद में जरूर शंकर भाकर के जो संबोधनों पर एक प्रकार से विराम लगा है, लेकिन संभवतः ये स्थायी नहीं होगा। शंकर भाकर भी हो सकता है मैदान में एक बार फिर आए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने माफ़ी मांगी और बड़ा दिल करते हुए किसान जो कुमार समाज है उन्होंने भी उनको माफ़ किया। ये प्रकरण चैप्टर ये क्लोज हुआ। लेकिन उनके लगाए हुए आरोपों पर विधायक महोदय जिस प्रकार से जवाब देते थे, बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहे थे, उससे लगता है कि विधायक महोदय परिपक्वता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। और परिपक्वता का परिचय देते हुए विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना बलवान पूनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती का काम है। 2023 ये चुनावी वर्ष है, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस सरकार के। वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के 2023 दिसंबर में ये चुनाव हो रहे हैं। आखिर कहाँ तक किस प्रकार से अपनी बातें रखेंगे और अपना चुनावी अभियान वो चलाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से बौखलाहट भरे बयान देंगे और शब्दों पर कंट्रोल की अगर बात शंकर भाकर की करें तो दोस्तों बलवान पूनिया के भी आप संबोधनों को देखेंगे तो बेशक उनको ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि कामरेड है, कामरेडों की इसी प्रकार की शैली होती है। दोस्तों ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप इस प्रकार से बोलेंगे। दोस्तों जो शालीनता है, जो सभ्यता है, जो व्यवहार कुशलता है और जो दोस्तों शालीन सभ्य संबोधन होते हैं अनेक नेताओं के आपने देखे होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपको कंपैरिजन करना होगा। आगे कंपैरिजन करके संजीव बेनीवाल की बात करते हैं दोस्तों, संजीव बेनीवाल के संबोधन में कभी भी इस प्रकार के विवादास्पद आप क्लू जो है शब्दों में बीच में निकाल के नहीं ला सकते, क्योंकि वो बड़ा नियंत्रित और एक प्रकार से अपने शैली में और अपने सिस्टम का सा बैलेंस बनाते हुए भाषण देते हैं। अन्य नेताओं की बात करें, जयदीप
डूडी की बात करें, बहुत शानदार संबोधन उनके रहते हैं, कभी उनका संबोधन ज़्यादा विवादों में नहीं रहा। और डॉक्टर सुरेश चौधरी की बात करें तो ज़रूर वो कुछ थोड़े जो है संवेदनशील से वक्ता रहे हैं, बहुत बड़ी कड़ी शब्दों की जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार कड़ियों को। लेकिन बात करें बलवान पूनिया की तो बात आ जाती है कि कामरेडों की शैली है। दोस्तों ये शैली क्या बादरा की जनता पसंद कर रही है, ये 2023 के चुनाव में पता लगेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फसल बीमा क्लेम को लेकर, वहाँ स्थिति क्लियर होनी अति आवश्यक है। आज जो किसान एक बार फिर से आक्रोशित हो रहा है, जो क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब बार बार बातें होती है फसल बीमा क्लेम है वो क्रॉप कटिंग आधार पर मिले, स्टेलाइट आधार पर किसानों को कतई मंजूर नहीं है। और इसमें बार बार हर एक विशेषज्ञ ने और स्वयं विधायक बलवान पूनिया कह चुके हैं कि स्टेलाइट आधारित बीमा क्लेम हमें नहीं चाहिए। फिर क्यों आ रहा है? आपके क्षेत्र के किसानों को क्यों स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम दिया जा रहा है और उनके साथ एक प्रकार से विश्वासघात किया जा रहा है? जितना बीमा क्लेम उनको मिलना चाहिए था, जितना उसके लिए डिजर्व वो करते हैं, वो उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है, इसके ऊपर हम आगे भी बातें करते रहेंगे, ये सवाल हम उठाते रहेंगे। लेकिन आज एसपी सिंह और बजरंग सारण ने ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन में चेतावनियां भी थी। और जल्द इसी जनवरी महीने में बजट भी आने वाला है, तो सरकार बड़ी परेशानी में भी होगी, बजट भी उनको तैयार करना है। और भाजपा जो वर्तमान में एसीबी के कार्यकारी डीजी हेमंत प्रियदर्शी का जो बयान था उसको लेकर भाजपा भी कमर कसे हुए है कि वो उनका घेराव करेगी। तो ऐसे आरोपों से भी निजात पानी है और विधायक बलवान पूनिया के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल का समय है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 252 कार्य स्वीकृत करवाए थे, कांड में कंप्लीट भी करवा लिए, उनको लगभग कंप्लीट करवाने का दबाव उन पर रहेगा। और आगे नए बजट में वो क्या ले पाते हैं, उनको भी पूरा किस प्रकार से करना है, ये सारी चुनौतियां हैं। और जवाब विपक्ष के मुद्दों का, जवाब विपक्ष की बातों का, किसानों का और हर उन समस्याओं पर बोलते हुए भी देना होगा। वर्तमान में विधायक की कैपेसिटी पूरी है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है, वो हर बात का जवाब देना जानते हैं। लेकिन जिस बौखलाहट में, जिस जोर शोर से और जिस शब्दावली में और जिस आक्रामकता के साथ वो बयान देते हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को वो अब अखरने लगा है। और संभवतः जैसे ही ये जो आचार संहिता है वो लगेगी तो जनता अपना ओपिनियन जो है वो बाहर लेकर आएगी कि सरकार का जो कदम है, विकास कार्य जो है, बलवान पूनिया की जो शैली है, बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि बदले की भावना में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो दोस्तों स्थानांतरण का मामला हो, बार बार कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो, किसानों का धरना प्रदर्शन हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बादरा में अगर बात करें तो चाहे विद्युत विभाग के कर्मचारियों की बात करें या विद्युत विभाग के कर्मचारी जब जो अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए जो नेठाणा गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनके कनेक्शन काटने की बात हो और उन किसानों को भी न्याय का सवाल हो, दोस्तों सारे प्रकरण जो है अपनी जगह हैं और अपनी जगह मुखर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो क्या उन सारे प्रकरणों को देखकर आपको नहीं लगता, चाहे कानून व्यवस्था की भी बात हो दोस्तों, विपक्ष बराबर इन चीज़ों को भी उठाता रहा है, हम बराबर इसकी समीक्षा भी करते रहेंगे कि दोस्तों हमारा जो सुल्तान केसरी का भी इसका जो एडिशन आया था बुधवार का, दोस्तों उसमें भी आपने देखा था लीड न्यूज़ जो हमने दी वो प्रमुख 2 नेताओं के हिसाब से दी थी, बलवान पूनिया बनाम संजीव बेनीवाल। बेशक सभी नेताओं का हमने पूरा उसमें विवरण डाला, किस प्रकार की स्थितियां हैं वो सारा डाले। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से स्थितियां चल रही है, 2 ही नेता मुख्य रूप से बादरा विधानसभा की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं और वो है बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल। और दोस्तों तीसरे बजरंग सारण है, युवा नेता है, प्रयास कर रहे हैं लेकिन
टिकटों के दावेदार के बीच में ही टक्कर होने की संभावना है। वैसे आगे देखा जाएगा दोस्तों, हम भी इसके ऊपर विस्तार से आगे भी जो समीक्षा है, विश्लेषण है, करते रहेंगे। फसल बीमा क्लेम पर हमारी पूरी नज़र है दोस्तों। हम इसको इसका जब तक पूरा का पूरा खाका और प्रारूप जो है सामने नहीं आ जाता है, 2-3 दिनों में जैसे ही पंचायतवार इसकी सूची आएगी, फिर इसकी हम समीक्षा करेंगे, आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हम चुनाव की बात कर रहे थे, तो इस बार मतदाता भी राजस्थान में बढ़े हैं। 5,15,93,000 मतदाता इस वक्त राजस्थान में हो चुके हैं। और इस बार लगभग ये आंकड़ा बढ़ा है। नए मतदाताओं की बात करें तो 19,89,182 का अब तक आंकड़ा बढ़ चुका है, जिसमें महिला 10,18,685 के करीब है। अर्थात पुरुषों से कहीं ज़्यादा संख्या जो है वो महिला मतदाताओं की है जो नए बने हैं। और पुरुषों की संख्या नए जो बने हैं, इनके जो वोट देने का अधिकार बना है, 9,70,497 की संख्या पुरुषों की है। तो महिलाएं यहाँ बाजी मार रही है। और दोस्तों महिला प्रधान युग, क्योंकि महिलाओं का पूरा सम्मान सरकारें भी करती हैं, सभी संस्थाएं भी करती है। और वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, महिला कंधे से कंधा मिलाकर हर एक क्षेत्र में आगे पुरुषों से निकल रही है। और वर्तमान की बात करें तो दोस्तों, जिस प्रकार से प्रिया मेघवाल ने राजस्थान की प्रथम महिला है वो जो बॉडी बिल्डिंग जो चैंपियनशिप हुई थी 39वीं थाईलैंड में दोस्तों, उसमें से स्वर्ण पदक निकाल कर राजस्थान के लिए लेकर आई। और भादरा में 1 जनवरी को उनका भव्य स्वागत भी हुआ था। तो महिला किसी मामले में कम नहीं है। और दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज गांधी बड़ी में जो गौशाला में, श्री कृष्ण गौशाला में जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, वहाँ बाल संत भोले बाबा के सानिध्य में प्रातः प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। और जगह जगह दीप मालाएं बनाकर दोस्तों, दीपक जलाकर, रंगोलियां बनाकर लोगों ने जो प्रभात फेरी निकाल रहे थे उन लोगों का और संतों का स्वागत सत्कार किया। और बजरंग शेखावत के नेतृत्व में चल रहे इस गौशाला में सारे धार्मिक कार्यक्रम का दोस्तों आज 6ठा दिन था। और इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक रहे तो 8 जनवरी सुबह 9:15 बजे दोस्तों एनुअल फंक्शन होगा उत्तरादाबास के अनूप शहर के, माफ कीजिएगा, स्कूल के SD मॉडर्न स्कूल में। और ये एनुअल फंक्शन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होने जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक रंगारंग आदि कार्यक्रम होंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को इसमें सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा अब बात करें दोस्तों, परबल जी की कुटिया परिसर में कल भी एक मीटिंग हुई थी। और जो आने वाली 5 फरवरी को महा मीटिंग होगी दोस्तों, उसमें क्या है और किस चीज़ की तैयारियां परबल जी कुटिया में इस वक्त भादरा क्षेत्र के लिए की जा रही है, मैं आपको बताऊं तो 44 वर्षों बाद 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारियां, इसकी रूपरेखा की जा रही है। 44 वर्ष पूर्व भादरा में 108 कुंडीय महायज्ञ हुआ था परबल जी के नेतृत्व में। तो दोस्तों उस यज्ञ के बाद अब एक जो यज्ञ फरवरी माह में होगा और उसकी मैं डेट आपको बताऊं तो दोस्तों 11 फरवरी से 17 फरवरी तक ये महायज्ञ चलेगा। और इसमें लगभग 800 क्विंटल समिधा और लगभग 100 टीन देसी घी गाय का भी इसमें लगेगा। इसके अलावा 110 क्विंटल अन्य सामग्रियां, जिसमें तिल है, चावल है, चीनी है या अन्य बहुत सी चीज़ें हैं। और 125 दांडी जो स्वामी है वो यहाँ भादरा पधारेंगे। और दोस्तों इसके अलावा 300 विद्वान पंडित भी भादरा पधार रहे हैं। और भादरा की धरती को पवित्र करने के लिए ये जो सनातन परंपरा का सबसे बड़ा एक महत्व है दोस्तों महायज्ञ का। और इस महायज्ञ की तैयारियों को लेकर मीटिंगें की जा रही है, अलग अलग तैयारियां की जा रही है। 5 फरवरी को सबसे बड़ी मीटिंग होगी जिसमें जिम्मेवारियां दी जाएगी। अनेक संगठन भी इसमें भादरा के भाग ले रहे हैं दोस्तों, जिसमें चाहे राम रोटी सेवा हो, गणेश युवा मंडल हो, हिंदू चेतना मंच हो, परशुराम सेवा समिति हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अनेक संगठन इसमें अपनी भागीदारी निभाने जा रहे हैं। और ये सारा धार्मिक आयोजन जो है
वो संस्था के प्रमुख कुटिया का जो संस्थान है उसके प्रमुख डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज की अध्यक्षता में, उनके सानिध्य में ये सारा का सारा भव्य आयोजन होने जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर फसल बीमा क्लेम की बात करें तो 16 जनवरी से नौर में भी एक महापड़ाव किसानों द्वारा डाला जाएगा दोस्तों। ये धरना प्रदर्शन फसल बीमा क्लेम को लेकर ही है, खरीफ की 2021 की फसल बीमा क्लेम को लेकर है। और दोस्तों 2016 से 2022 तक के सभी क्लेम जारी करने की मांग है। तो आप नौर में भी स्थिति देख सकते हैं, कब से बीमा क्लेम किसानों का रुका हुआ है और किसान आंदोलित हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बात करें फसल बीमा क्लेम की स्थितियां बड़ी भादरा और नौर क्षेत्र में, हनुमानगढ़ क्षेत्र में बड़ी पेचीदा है, खराब है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें अन्य खबरों की, तो स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई है प्रचंड ठंड को लेकर। जिस प्रकार से प्रचंड ठंड इस वक्त पड़ रही है, शीत लहर जारी है, कल रिकॉर्ड टूटे हैं दोस्तों अनेकों ठंड के, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्कूलों की छुट्टियां जो है वो 14 जनवरी तक कर दी गई है, जिला कलेक्टर के आदेश से ये बढ़ाई गई है। और 10 जनवरी को आने वाली 10 जनवरी को राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये इस कार्यक्रम में विधायक बलवान पूनिया मुख्य अतिथि होंगे और मंगेश चौधरी जोनोवर के एसएफआई के नेता है, माकपा के नेता हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। बलवान फगेड़िया है, जेपी ढाका है, सुरजीत बिजानिया के अलावा सुशील गुप्ता भामाशाह भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। रफीक कुरैशी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और कामना शर्मा जो अध्यक्ष जीती थी दोस्तों राजकीय महाविद्यालय में, उनके अध्यक्ष का कार्यकाल का उद्घाटन होना है। और उपाध्यक्ष जतिन लहरी थे और मुकेश कस्बा जो है महासचिव, और सह सचिव जो है वो नवीन जो लूणा है वो थे। तो इनके कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके अलावा अब बात करें दोस्तों हम मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की, तो आज 6 जनवरी है। शुरुआत कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो ज़बरदस्त ठंड प्रदेश में लगातार पड़ रही है, पारा जमाव बिंदु तक कई बार आ चुका है। और दोस्तों कल के बात करें अगर रिकॉर्ड का, तो कल राजस्थान के 5 शहरों के जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री तक रहा। और जो माउंट आबू पर्वत है दोस्तों -6 डिग्री टेम्परेचर, जो कि 1994 के बाद में एक रिकॉर्ड था। 1994 की बात करें तो 12 दिसंबर 1994 को -7.4 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि जमाव बिंदु से भी नीचे चला गया था दोस्तों। और आज कल वो जो है वो 6 डिग्री तक नोट किया गया। और फतेहपुर की भी बात करें तो दोस्तों 1.8 डिग्री माइनस टेम्परेचर रहा। और चूरू का भी -1.5 डिग्री। और सीकर की बात करें तो -1.5 डिग्री। और जोबनेर की बात करें तो -1.5 डिग्री। ये 5 शहर रहे जिनका तापमान राजस्थान में किसी भी पहाड़ी एरिया से नीचे रहा दोस्तों। पहाड़ी एरियो में भी बहुत बार जमाव बिंदु तक पारा पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन राजस्थान में हर वर्ष दोस्तों फतेहपुर, चूरू, माउंट आबू पर्वत जो है वो रिकॉर्ड तोड़े। और हनुमानगढ़ जिले की भी बात करें तो दोस्तों 4 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ तक भी आ गया था। अब बात करें दोस्तों मौसम के मिजाज की, तो 6 जनवरी को 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल छाए रहे, जो कि देर शाम को बात करें तो मात्र 20-25% ही बादल छाए रहेंगे। लेकिन 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक 12 बजे तक रहेगा। और कल की बात करें दोस्तों 7 जनवरी की, तो 6 से 12 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 14 से 19 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को। और 100% बादल दिन में छाए रहेंगे, जो कम होते होते शाम तक 40-50% ही रहेंगे। लेकिन रात्रि को फिर 100% बादल छाए रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ ये लगातार छाए हुए हैं, लेकिन कहीं बूंदाबांदी नहीं देखी गई है, जिसकी आशंकाएं ज़रूर प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। रात्रि को भी कल 7 से 9 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 100% बादल रात्रि को भी
छाए रहेंगे। तो कुल मिला के बात करें अगर छोटी सी मौसम की पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 2014 में दोस्तों जनवरी का न्यूनतम टेम्परेचर 6 डिग्री था और मैक्सिमम 23 डिग्री। 15 में न्यूनतम 11, मैक्सिमम 26। 2016 में न्यूनतम 12 और मैक्सिमम 29 डिग्री था और 2017 में 9 डिग्री न्यूनतम, 22 डिग्री मैक्सिमम था। 18 में 8 डिग्री न्यूनतम, 26 डिग्री मैक्सिमम था जनवरी का। और 2020 में 10 से 21 में 13 न्यूनतम रहा, 2022 में 14 डिग्री न्यूनतम रहा, लेकिन 2023 में कल 2 डिग्री जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम रहा और 9 डिग्री मैक्सिमम रहा। राजस्थान के जो औसत तापमान की मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों कितना फर्क आया है। इस बार प्रचंड ठंड पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई प्रतीत हो रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम मंडियों के भाव की और आज क्या विशेष दिवस है उसकी, तो आज 6 जनवरी को दोस्तों 1966 को जो हमारे संगीतकार है, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान जो कि ऑस्कर विजेता भी है, उनका जन्म दिवस था। और 1983 को भारत को क्रिकेट का विश्व कप दिलाने वाले दोस्तों कप्तान कपिल देव का भी 1959 को आज के दिन जन्म हुआ था। और 1995 को दोस्तों मिस्टर बीन के नाम से दुनिया को हंसाने वाले, लेकिन उनका नाम मिस्टर बीन नहीं था, मैं उनका नाम बताऊं तो रोवन सेबेस्टियन उनका नाम था और उनका किरदार निभाने वाले 1995 में उनका माफ़ कीजिएगा 1995 में उनका निधन हुआ दोस्तों। तो उनका निधन पर उनके जो फैन हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसी के अलावा दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर के CM की, जो कि CM रही है GS शाह, 2009 में उनका निधन हुआ। और 2017 में फिल्मी अभिनेता ओमपुरी का भी आज के दिन 2017 में निधन हुआ। तो ये रहे दोस्तों लगभग आज के समाचार। और जल्दी से मंडियों के भाव बताऊं तो श्रीगंगानगर से शुरुआत करते हैं। नरमा 8549 डिग्री 8549 मैक्सिमम में भाव रहे नरमा के, और ग्वार के भाव 5648 रुपये मैक्सिमम रहे दोस्तों प्रति कुंटल। जौ के भाव 2560, मूंग के भाव 7200 और चना के भाव 4400 रुपये रहे। तारा मीरा के भाव 5050 रहे। सरसों के भाव 5897 रहे। सादुलपुर में ग्वार बिका 5780 रुपये प्रति कुंटल। विजयनगर मंडी की बात करें तो ग्वार के भाव 5654, कपास के भाव 9000, गेहूं के भाव 2480 और मूंग के भाव 7000, तिल के भाव 12800, सरसों के भाव 5975, चना 4650, सौंफ के भाव 12000, जबकि जीरा 30500 रुपये प्रति कुंटल बिका। रावतसर मंडी में नरमा 8781 रुपये प्रति कुंटल। नौर मंडी में ग्वार 5700 रुपये प्रति कुंटल बिका है, जबकि चना बिका है 4950, मूंग के भाव 7300, मोट के भाव 6160, नरमा 8535, कपास के भाव 9970 रुपये प्रति कुंटल रहे। मूंगफली के भाव 6600, तिल के भाव 13050 रुपये प्रति कुंटल रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा 8681, जबकि सरसा में नरमा बिका है 8622, कपास बिका है 9850 और हनुमानगढ़ मंडी में ग्वार बिका है 5582 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे आज के शाम के मुख्य समाचार दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।